तो एक चीज़ हमने वहाँ फंक्शन बनाया था पाइथन का, ऑफ कोर्स। तो वो पाइथन का फंक्शन क्या था? नहीं नहीं, हमने एमसीपी सर्वर बनाया था, ठीक है। उस एमसीपी सर्वर में ऑफ कोर्स हमने एक पाइथन का फंक्शन लिखा था, डेफ और आगे जो भी फंक्शन का नाम था इम्प्लीमेंटेशन की। वो फंक्शन इटसेल्फ क्या था? टूल था। वो फंक्शन क्या चीज थी भाई? आपकी एमसीपी का टूल था, ठीक है। अगर हमें करना हो तो हम किस चीज का यूज करेंगे? टूल्स का। तो हमने एमसीपी सर्वर बनाया था सबसे पहले। उससे पहले हमने एमसीपी की डिटेल थ्योरी देखी थी और फिर हमने एक अलग जो है वो एमसीपी टूल क्रिएट किया था। जब टूल क्रिएट हो गया तो ऑफकोर्स हर सर्वर के लिए एक क्लाइंट चाहिए होता है, क्योंकि एज अ यूजर एंड यूजर आप डायरेक्ट सर्वर से बात तो कर नहीं सकते हो, आपको हर सर्वर के लिए क्लाइंट चाहिए होता है। तो हमने फास्ट एमसीपी के लाइब्रेरी से ही जो है वो एक या फ्रेमवर्क से जो है क्लाइंट बनाया था। और सिंपली हमने एक काम यहाँ पे ये किया था कि जो भी हमने टूल्स बनाए थे उसको हमने किस तरह यूज किया था? एक तो इंस्पेक्टर के थ्रू हमने ब्राउजर में जाके लोकल होस्ट 6432 पे जाके, आपको अगर याद हो तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर की विंडो आई थी ब्राउजर पे, जिसमें हमने टूल्स पे क्लिक किया था और नीचे टूल्स का एक बटन था जिसका क्या नाम था? tools/list। सेम चीज को हमने कोड के जरिए यानी अपने पाइथन फाइल के जरिए भी किया था और हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया था tools/list। ये दो काम हमने लास्ट क्लास में क्लाइंट से रिलेटेड और ये काम हमने सर्वर से रिलेटेड किया था। आज भी हमारा फोकस कुछ ऐसा ही होगा, बट हमारे कोर कंपोनेंट्स पे ही, जो एमसीपी के कोर कंपोनेंट्स हैं, हमारा फोकस उसी पे होगा। बट हम जो है वो टूल्स देख चुके हैं और अब जो है वो हम यहाँ पे रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट वगैरह भी देखेंगे है। ये मेरी एक फाइल है, ठीक है। इसको मैं रीनेम कर देता हूं main.py से। इसको मैं क्या नाम कर देता हूं इसका? server.py। फाइल के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन सी फाइल है? सर्वर साइड फाइल है, सर्वर पे चलेगी। मैं ऑलरेडी यहाँ पे, अगर मैं आपको अपने टर्मिनल में लिखाऊं, अब आप बोलेंगे भाई डायरेक्ट कोडिंग कैसे शुरू करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट भी किया है और वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट भी मैंने कर लिया। और हमने कौन सा पैकेज यूज किया था लास्ट क्लास में और आने वाली क्लास में? फास्ट एमसीपी, जिसको अगर मैं पाई प्रोजेक्ट और टॉवेल में ले जाके दिखाऊं तो यहाँ डिपेंडेंसीज के एरे या लिस्ट में आप फास्ट एमसीपी लाइब्रेरी की इंस्टॉलेशन जो है वो देख सकते हैं। कुछ और पैकेजेस भी थे, एसिंक आईओ और रिच, ये ऑप्शनल है। एसिंक आईओ जब आप क्लाइंट से करेंगे कॉल अपने सर्वर को, तो ऑफकोर्स आपको चाहिए होगा, क्योंकि जब भी क्लाइंट सर्वर को कॉल करता है तो वो एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन होता है। और रिच क्या करता है? जो आप पाइथन में प्रिंट लिखते हैं ना, तो वो टर्मिनल में लाके चीजों को प्रिंट कर देता है। अगर आप रिच की लाइब्रेरी यूज करेंगे तो वो आपको ह्यूमन रीडेबल अच्छे कलरफुल प्रिंट आउटपुट लाके आपको देगा। खैर वो हम बात करेंगे। हमने क्या किया था? हमने काम शुरू किया था अपना टूल बनाने से। मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम फास्ट एमसीपी इंपोर्ट फास्ट एमसीपी, ठीक हो गया? सिंपल इज दैट। ये मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अब आप देख सकते हैं इसका नाम बिल्कुल फास्ट एपीआई से मिलता जुलता है, बट फास्ट एपीआई और फास्ट एमसीपी दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। फास्ट एपीआई आपके पाइथन की लाइब्रेरीज या पाइथन का फ्रेमवर्क है जिसमें आप एपीआई लिखते हो, और फास्ट एमसीपी वो है जिसमें आप अपने एमसीपी सर्वर्स वगैरह बनाते हो। नाम सेम है बट दोनों का काम बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये काम सबसे पहले मैंने इसको इंपोर्ट किया। फिर जैसे हम फास्ट एपीआई में इंस्टेंस बनाते थे अपनी एप्लीकेशन का, हम फास्ट एमसीपी में भी अपनी एप्लीकेशन का क्या करेंगे? इंस्टेंस बनाएंगे या ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक हो गया? ये सिंपल काम हमने किया था। नाम इसका ऑफकोर्स एक वेरिएबल है, नाम इसका कुछ भी इस तरह का हो सकता है, बट आप कोशिश करें कि नाम वही हो
जो पढ़ते ही समझ आता है। अब अगर मुझे टूल बनाना है तो मैं किस तरह टूल को बनाऊंगा? टूल इस तरह, मैं किस तरह लिखूंगा? mcp.tool राउंड ब्रैकेट्स, और यहां मैं लिख दूंगा async def, और यहां मैं सिंपली एक स्टैटिक स्ट्रिंग प्रिंट करवा देता हूं कि गेट माई IP एड्रेस। यहां मैंने रिटर्न कोई भी स्टैटिक स्ट्रिंग करवा दी, जिसका नाम मैंने रख दिया 192.0.0.1 सिंपल। अच्छा, इसकी इंप्लीमेंटेशन देख के मैंने फंक्शन का नाम क्या रखा है? गेट माई IP एड्रेस। मैं एक और फंक्शन बनाता हूं, गेट माई ईमेल्स, सही है। और इसको यहां पे क्या करता हूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं करता, एक जो है मैं लिस्ट क्रिएट करता हूं, लिस्ट के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट या डिक्शनरी क्रिएट करता हूं, और इसके अंदर मैं सिंपली अपना लिख देता हूं फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम ali@gmail.com या फ्रॉम ahmed@gmail.com, कॉमा लगा के मैं यहां लिख देता हूं टू ali@gmail.com। ये मेरे हाथ में तो नहीं है, ठीक है, खैर मैं कुछ फैंसी नहीं कर रहा यहाँ पे। और मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बॉडी लिख देता हूँ एक, और यहाँ पे मैंने जो है वो एक अदर बॉडी लिख दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन टेस्टिंग ईमेल। आपको अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जो है वो मैं इसको इस तरह ले आता हूँ। सिंपली जब भी आपको फास्ट एमसीपी में टूल क्रिएट करना होता है तो आप एक डेकोरेटर लगाते हो @mcp.tool का, जैसे आप फास्ट एपीआई में करते थे ना @app.get, आप यहाँ पे एमसीपी में क्या करते हो @mcp.tool, तो ये इसको टूल कंसिडर कर लेता है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा गेट माई ईमेल्स, और यहाँ पे सिंपली मैंने एक लिस्ट रिटर्न करा दी और इसमें एक जेसन रिटर्न करा दी। मैं चाहता तो उसको डिक्शनरी भी लिख सकता था, खैर वो बहस नहीं है। इससे पहले मैंने कौन सा फंक्शन बनाया था? गेट IP एड्रेस। कोई बता सकते हैं मैंने इस तरह के फंक्शन के नाम क्यों रखे? मैं फॉर एग्जांपल गेट फाउंडर ऑफ पाकिस्तान रख देता, या गेट 1965 कॉन्स्टिट्यूशन रख देता। सोचने दे, पहले मेरा सवाल कंप्लीट होने दे, जिसको सोचना है उसको सोचने दे। मैंने इस तरह के फंक्शंस के नाम क्यों रखे, या इस तरह के फंक्शंस क्यों बनाए जो ये रिफ्लेक्शन दे रहे हैं कि ये मेरा पर्सनल डाटा है या मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डाटा है? सोच के बताओ भाई, मैं कुछ भी रख सकता था, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न करा देता। मैं 1965 कॉन्स्टिट्यूशन या जो भी हिस्टोरिक डाटा है वो रख देता। इन फंक्शंस को जिसका नाम है गेट माई ईमेल्स, या एक और फंक्शन जो मैंने बनाया गेट माई IP एड्रेस, ये वो फंक्शन थे जो मेरा पर्सनल डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसा ही है, यस और नो? ठीक है, IP एड्रेस भी भाई मेरा पर्सनल है, आपका अपना पर्सनल होगा। मेरे ईमेल्स भाई मेरे होंगे, आपके जो है वो अपने पर्सनलाइज होंगे। इस तरह के फंक्शन ही मैंने यहाँ पे क्यों रखे जी? एग्जैक्टली जी, आप में से कोई कुछ कह रहा था जी, और आप कुछ कह रहे हैं? सही है, और किसी ने कुछ ऐड करना है? ठीक है, एग्जैक्टली भाई, हम टूल्स में वही चीजें क्रिएट करते हैं जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं होती। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो आपका एक हद तक, एक तारीख तक ही जो है वो डाटा पे ट्रेन होता है। उसकी एक कट ऑफ डेट होती है कि भाई मेरी कट ऑफ डेट ये है, मेरे पास जो डाटा है वो यही तक था। अब आपका पर्सनल डाटा तो उसके पास जो है वो
बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो आपका आईपी एड्रेस हो, आज की करेंसी का रेट हो, आज का वेदर हो, आपके पर्सनल ईमेल्स हो, आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस हो, आपकी गिटहब की रेपोजिटरी हो, आपकी वर्सल की जो अकाउंट है उस पर डिप्लॉय किए हुए प्रोजेक्ट्स हो, आपके हगिंग फेस, रेलवे, एडब्ल्यूएस, ये सारी चीजें क्या है, आपकी अपनी पर्सनल है। कौन सी चीजें, ये सारी आपकी पर्सनल चीज है। तो पर्सनल चीजों का एक्सेस जो है वो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पास नहीं होता। तो इसीलिए इस तरह की चीजें जो है वो टूल्स में आप क्रिएट करते हो। अब इसको हम कॉल बाद में कर लेंगे, फिलहाल यहां से आपको आइडिया मिल गया। अगर मैं अपनी पिछली क्लास की रेपो में जाऊं, डायरेक्टली में मैं गया क्लास 2 की, तो यहां पे आपको एक कमांड मिलेगी इंस्पेक्टर की, ये रही नहीं, एनपीएक्स, ये आपकी लास्ट क्लास में हमने जब इस कमांड को चलाया था, पहले इसको इंस्टॉल किया था इंस्पेक्टर को, और फिर जो है वो हमने यूआई में जाके या ब्राउजर पे जाके जो है वो हमने अपने टूल्स को गेट किया। तब देखिए यहाँ पे इंस्पेक्टर इंस्टॉल हो रहा है। इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्टर सिंपल एक टूल है, एक एलिमेंट है जो आपके ब्राउजर पे, जो कि यूजर फ्रेंडली है, बिगनर फ्रेंडली है, सही है, जो क्या करता है आपके ब्राउजर पे जाके आपको आपकी तमाम चीजें लिस्ट करके लाके दे देता है। मैंने इसको यहाँ पे यस किया, ये इंस्टॉल हो रहा है, पता नहीं क्यों आगे टाइम ले रहा है। स्टार्टिंग अप इंस्पेक्टर, और जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया ये खुद ब खुद जो है वो ब्राउजर में जाके ओपन हो जाएगा। ऑफ कोर्स इससे पहले मुझे फास्ट एमसीपी का एक सर्वर भी जो है वो चलाना पड़ेगा। मैं डी ड्राइव में आया, मैंने लिखा CD क्लास 21 वर्चुअल इन्वायरमेंट को किया मैंने। अच्छा, ये वो काम है जो हम बहुत दफा कर चुके, इसलिए मैं टेस्ट करता हूँ। .ven/script/activate, और यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने फास्ट एमसीपी के सर्वर को चला दिया। अच्छा, फास्ट एमसीपी के सर्वर को चलाने के लिए मुझे यहाँ पे mcp डॉट रन करना पड़ेगा, सही है। ये फंक्शन में कॉल करूंगा तो क्या होगा, मेरा एमसीपी सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इस कमांड को कॉपी किया और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दिया। हमारे फास्ट एमसीपी की कमांड क्या होती है, यूबी रन। यूबी क्यों, क्योंकि हम यूबी का पैकेज यूज कर रहे हैं। फास्ट एमसीपी रन सर्वर डॉट पी वाई, मेरी फाइल का नाम सर्वर ही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सर्वर डॉट पी वाई। अब ये डैश ट्रांसपोर्ट SSE क्या है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, हमने लास्ट क्लास में भी नहीं किया था। और यहाँ पे मैंने लिख दिया पोर्ट जो होगा वो मेरा 8000 होगा। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, मेरा फास्ट एमसीपी का सर्वर जो है यहाँ पे चलने लगेगा। तो खैर ये सब हमने किया था लास्ट क्लास में, कि सबसे पहले हमने फास्ट एमसीपी को डाउनलोड किया पैकेज को, फिर हमने एक टूल बनाया। टूल क्यों बनाया, क्योंकि हम जो है वो अपना पर्सनलाइज डाटा या जो है वो रियल टाइम डाटा अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रोवाइड करते हैं, सही है। और फिर हमने क्लाइंट देखा, क्योंकि हर सर्वर के लिए क्लाइंट जरूरी है। लास्ट क्लास में हमने दो तरह के क्लाइंट्स देखे थे, एक हमने काम किया था ब्राउजर में जाके, और दूसरा देखा था अपने client.py की फाइल बना के, जो कि पाइथन से हमने रन किया था कोड को। अब हमारे पास एक ऑप्शन लास्ट क्वार्टर तक तो ये भी था कि भाई हम @function.tool के जरिए काम कर रहे थे, सही। अब @function.tool और mcp.tool दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को किस तरह का यूज करना है, ये एक्सटेंसिव डिस्कशन हम अपनी लास्ट क्लास में जो है वो कर चुके हैं। तो यहां देख सकते हैं आप, अगर आपके पास इस तरह का मैसेज आ रहा है तो इट मींस आपका सर्वर जो है वो सक्सेसफुली चल चुका है।
ये मैं आ गया अपने इंस्पेक्टर में। अब इंस्पेक्टर में आप साइड बार में देखेंगे तो साइड बार में स्क्रॉल करके आपको एक बटन दिख रहा होगा कनेक्ट का। मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया तो अब ये जो है उसका कनेक्शन पीछे बनेगा। यहाँ पे देखिए ये चल रहा है, इसका मतलब मुझे सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक हो गया। आगे की चीजें आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो है वो टूल/लिस्ट का एक बटन आएगा जिस पर मैं क्लिक करूंगा तो जो फंक्शंस अभी मैंने बनाए हैं गेट माई ईमेल एड्रेस और गेट माई आईपी एड्रेस वो जो है वो मुझे यहाँ पे आके लिस्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा जो लास्ट क्लास का टॉपिक था जो हमने आज भी देख लिया वो था टूल्स, और अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो हमारे फास्ट एमसीपी का कोर कंपोनेंट है और जिसका नाम है रिसोर्सेज। क्या नाम है इसका? रिसोर्सेज एंड टेम्पलेट्स। एक कोर कंपोनेंट हमने टूल देख लिया। अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है रिसोर्सेज एंड टेम्पलेट्स। ये आपको ये पहली लाइन अगर समझ में आ गई तो इट मींस आपको रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट और टॉपिक आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। रिसोर्सेज को याद रखने के लिए आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। सही है। अभी क्योंकि आप mcp.tool पढ़ के आ रहे हैं ना तो हो सकता है एक सवाल आपके जहन में आए, और वो सवाल आपके जहन में अगर आता है तो बस आपको ये पहली लाइन आपका जवाब है। सही है। एमसीपी टूल हमने देख लिया कि भाई यूजर का डेटा, पर्सनलाइज डेटा जो है वो एक्सपोज करने में लार्ज लैंग्वेज मॉडल को काम आता है। यहां तक तो हमें हर चीज जो है वो क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास रिसोर्सेज का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज रिप्रेजेंट्स डेटा। सही है। अब एक चीज तो हमने एमसीपी टूल में भी देखी थी, डेटा। एक अल्फाज वही मिलता जुलता यहां भी आ गया। सही है। अब एमसीपी टूल आपने पढ़ लिया, आपको समझ आ गया, आप एचएसएसडी के टाइम से पढ़ रहे हैं वो आप अपने जहन में रखिए, बट अभी उसको थोड़ा सा ब्रेक लगाइए। रिसोर्सेज रिप्रेजेंटेड डेटा और फाइल्स दैट एन एमसीपी क्लाइंट कैन रीड। सही है। साफ इंग्लिश लिखी हुई है कि भाई रिसोर्सेज वो डेटा या वो फाइल्स होती हैं जिसको एमसीपी क्लाइंट जो है वो रीड करता है। बस सिंपल इज दैट। और आगे यहां पे और भी चीजें लिखी हुई, एंड रिसोर्सेज टेम्पलेट्स एक्सटेंड दिस कॉन्सेप्ट बाय अलाउइंग क्लाइंट्स टू रिक्वेस्ट डायनेमिकली जनरेटेड रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स। ये बात की बात है। रिसोर्सेज भी दो तरह के होते हैं, एक स्टैटिक एक डायनेमिक, और वो चीज भी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। सही है। तो ऐसा उसमें कोई भी नई चीज नहीं है। आपने यहां पे क्या एक लाइन पढ़ी कि भाई रिसोर्सेज जो है वो एक डेटा होता है। रिसोर्सेज क्या होता है? एक तरह का डेटा होता है। अब वो डेटा कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो आपके डेटाबेस में हो, चाहे वो आपकी कोई फाइल में हो। आपने कोई पीडीएफ की फाइल दे दी, वो आपकी सीवी हो सकती है। कोई वर्ड की फाइल दे दी, या आपने कोई भी जेसन फाइल अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दे दी। जाहिर सी बात है वो चीज क्या है? डेटा है। वो चीज क्या है? डेटा है। एमसीपी कैन रीड। अब एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वही बात कि रिसोर्सेज क्या करते हैं? डेटा को एक्सपोज करते हैं। रिसोर्सेज क्या करते हैं? डेटा को एक्सपोज कर सकते हैं। वो डेटा क्या होता है? कहां होता है? आपके डेटाबेस में भी हो सकता है और आपके किसी नॉर्मल सी फाइल में भी हो सकता है। ये चीज तो क्लियर है कि भाई एमसीपी रिसोर्सेज में भी डेटा की ही बात हो रही है। सबसे पहला पॉइंट तो ये अपने ध्यान में रखिए। एमसीपी रिसोर्सेज में किस चीज की बात हो रही है? डेटा की ही बात हो रही है। अब चाहे वो आपके डेटाबेस का डेटा हो या चाहे आपकी किसी लोकल फाइल में या क्लाउड पे रखा हुआ डेटा हो।
तो एक बात तो क्लियर हो गई कि एमसीपी रिसोर्सेज में किस चीज की बात हो रही है, डेटा की। अब यहां लिखा है व्हाट आर रिसोर्सेज। अच्छा बाय द वे पूछिए कहां से पढ़ रहा हूं, तो हमारे पास फास्ट एमसीपी आप गूगल पे जाके लिखेंगे ना, तो पहली ही वेबसाइट वेलकम टू फास्ट एमसीपी की आएगी। ठीक है, यहाँ पे साइड बार में आके आप देखेंगे, लेफ्ट साइड पे साइड बार में स्क्रॉल करेंगे, कोर कंपोनेंट्स में आप आएंगे, तो कोर कंपोनेंट्स में आके आप रिसोर्सेज पे आएंगे, तो ये चीजें मैं वहीं से पढ़ूंगा। ठीक है, एक बात क्लियर होगा, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज में भी बात डाटा की ही हो रही है। रिसोर्सेज प्रोवाइड रीड ओनली एक्सेस टू डेटा फॉर द LLM। सारी कहानी बस इस एक लाइन की है। सही है, आपसे कोई पूछे ना रिसोर्सेज क्या होता है, तो आपने क्या जवाब देना है, रिसोर्सेज में भी डाटा की ही बात होती है। ऑफ कोर्स एमसीपी है तो बात किस चीज की हो रही है, डाटा की हो रही है। अब आपसे पूछे कोई कि भाई डाटा क्या, पहले तो आप लोग इस हाईलाइटेड सेंटेंस को उर्दू में जरा ट्रांसलेट करें। पढ़ ले, सुकून से पढ़ ले। क्या समझ में आया, रिसोर्सेज यानी डाटा की बात हो रही है। रीड ओनली का क्या मतलब होता है, जिस चीज को मैं सिर्फ पढ़ सकता हूं उसको मॉडिफाई का मतलब उसमें कोई छेड़खानी, उसको चेंज, उसको अपडेट या उसमें नई चीजों का एडिशन मैं नहीं कर सकता। तो रिसोर्सेज क्या होता है, आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए वो डाटा होता है जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो, रीड ओनली। क्या हो, रीड ओनली। आप एक रेस्टोरेंट में गए, आपने मेन्यू मंगाया, मेन्यू की लिस्ट आपके सामने, क्या आप सिर्फ उस मेन्यू को पढ़ सकते हो, वो मेन्यू आपके लिए रीड ओनली है, या उसमें मजीद चीजें आप ऐड कर सकते हो? वो क्या होता है भाई, वो सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली होता है। सही है, आपका क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन का, अब क्वेश्चन पेपर में जो सवाल आया आप बस उसको रीड कर सकते हो, उसमें कोई नया सवाल ऐड या जो एग्जिस्टिंग चीजें उसको ऐड रिमूव नहीं कर सकते। मॉडिफाई का क्या मतलब होता है, मॉडिफाई का मतलब है किसी चीज में कोई चीज नई ऐड कर दो, अपडेट कर दो, यानी जो एग्जिस्टिंग चीज है उसमें से कुछ हटा दो। रिसोर्सेज क्या होता है, सबसे पहली चीज रिसोर्सेज की जब भी बात होगी एमसीपी में, उसका क्या मतलब होगा कि भाई बात जो है वो हमारी डाटा की ही हो रही है। अब जो लोग एक साल से फंक्शन टूल पढ़ रहे हैं, अभी एमसीपी टूल भी पढ़ चुके, उनके जहनों में भी ये बात बैठी हुई है कि भाई एमसीपी टूल में भी बात किस चीज की होती है, डाटा की। किस चीज की होती है, डाटा की। लेकिन रिसोर्सेज में भी बात डाटा की हो रही है, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों को अलग अलग करती है? आपका एक सवाल अब बनेगा ना भाई, रिसोर्सेज क्या होता है, डाटा होता है, और डाटा किस चीज का होता है, रीड ओनली होता है। अब आप लोग काफी टाइम से @function.tool भी पढ़ रहे हो, अभी आपने mcp.tool भी पढ़ लिया, अब आपने रिसोर्सेज देखा। सही है, क्या डिफरेंस है एमसीपी टूल में और रिसोर्सेज में? एक बात तो ये सिमिलैरिटी है, सेम है, एक जैसी है कि दोनों में जो बात होती है वो किस चीज की होती है, डाटा की होती है। तो भाई अब सवाल आया कि ये तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं है, मैं आपसे पूछता हूं या कोई भी टेक्निकल राउंड में आपसे पूछे कि भाई एमसीपी टूल और एमसीपी क्लाइंट, सॉरी एमसीपी टूल और एमसीपी रिसोर्सेज, दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? तो आपने बस ये जवाब देना है कि जो रिसोर्सेज होती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रीड ओनली डाटा होता है। क्या होता है, रीड ओनली डाटा होता है।
और mcp.tool में क्या होता है, रीड ओनली डाटा नहीं होता, उसमें आप क्या कर सकते हो, चीजों को मॉडिफाई कर सकते हो, या एक टेक्निकल टर्म में आप अपनी चीजों पे या अपने ऑपरेशंस पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। सही है, तो बस ये डिफरेंस है। What are MCP resources? MCP resources consist of, MCP resources में किस चीज की बात होती है, डेटा की। सही है, MCP resources can only access read only डेटा। सिंपल इज दैट, 2 लाइन, और कुछ भी नहीं है रिसोर्सेज में। बस ये 2 लाइन अगर आपको याद हो गई, समझ आ गई, तो अगर ये 2 लाइन आपको एमसीपी रिसोर्सेज से रिलेटेड याद हो गई, समझ आ गई, तो इट मींस एमसीपी रिसोर्सेज का थ्योरी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। ऐसी मिलती जुलती चीज क्या आपने पहले भी पढ़ी है, जहां पे यूजर सिर्फ डाटा को रीड कर सकता हो, जहां पे यूजर सिर्फ डाटा को रीड कर सकता हो, पढ़ सकता हो, उसमें कोई मॉडिफिकेशन, छेड़खानी, चेंजेस ना कर सकता हो। एग्जैक्टली, सोच के बताएं। रिसोर्सेज आर सिमिलर टू स्लैश या नॉट स्लैश, आर सिमिलर टू गेट रिक्वेस्ट। MCP resources are similar to get request. Get request क्या होता है, सर्वर से डाटा को मंगवाते हैं, यानी गेट करते हैं। हम रेस्टोरेंट में गए, हमने वेटर से कहा मेन्यू ले आओ। क्या कहा हमने, मेन्यू ले आओ। इसका मतलब हमने क्या किया, हमने क्या किया, गेट रिक्वेस्ट। क्या किया हमने, गेट रिक्वेस्ट की। तो रिसोर्सेज जो होते हैं ना, अच्छा इसका यहाँ पे कोई हम इम्प्लीमेंटेशन में गेट रिक्वेस्ट कहीं आएगी नहीं, ये तो बस हमने एक चीज पढ़ ली है ना। जैसे गेट रिक्वेस्ट में हम सर्वर से क्या करते हैं, सिर्फ डाटा मंगवा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए क्या होता है, रीड ओनली डाटा होता है। उस डाटा में हम कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो रिसोर्सेज में बात किस चीज की होती है, डाटा की होती है। अब डाटा किस टाइप का होता है, सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली होता है, यानी मैं सिर्फ उसको पढ़ सकता हूं। जैसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट का ब्रोशर, आपके लिए वो ब्रोशर क्या चीज है, आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। जैसे अभी स्क्रीन पे ये जो चीजें आपको लिखी नजर आ रही है, आपके लिए ये क्या है, रीड ओनली है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कहो ना कि भाई इस तीसरे पॉइंट को पहले पे ले जाओ, तो आप लोगों के पास ये कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल अभी किसके पास है, मेरे पास। आप लोगों में से काफी लोग अपनी नोट्स बना रहे हैं, तो अगर मैं आपको कहूं कि भाई अपने नोट्स में जिस तरह आप बुलेट पॉइंट्स में लिख रहे हो, बुलेट पॉइंट्स में मत लिखो, इसको टेबल बना के रॉज एंड कॉलम्स में लिखो, तो मेरे पास इस चीज का एक्सेस नहीं है। आपके नोट्स मेरे लिए क्या है, रीड ओनली है, और ये चीजें आप लोगों के लिए क्या है, रीड ओनली है। भाई रिसोर्सेज का मतलब उर्दू में क्या होता है, जरा को चेंज तो नहीं कर सकते ना, सही है। तो ये बात है, जरा ये कॉन्सेप्ट अपने बराबर वाले से डिस्कस करो, तो वो ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि भाई जो रिसोर्सेज होते हैं वो रीड ओनली डाटा होते हैं, एज सिंपल इज दैट। इससे आसान लफ्जों में ना मैं बता सकता हूं, ना आप याद रख सकते हो। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं सीधा अपनी कोडिंग के ऊपर, ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, अपने क्लाउड का इंस्टेंस यहाँ पे अप करता हूं।
और इसको अपनी डायरेक्टरी में ले आता हूँ। ठीक हो गया। मैं इसी क्लास 21 में हूँ जहाँ पे अभी जो है वो मैंने क्लास के स्टार्ट में आपको mcp.tool बताया। मैंने यहाँ पे क्लाउड को ऑफ किया। अब डाटा क्या होता है? रीड ओनली होता है। वो डाटा किसी भी तरह का कोई भी उसकी जो है वो सोर्स ऑफ ट्रूथ हो सकता है। अभी के लिए हमारे डाटा का सोर्स ऑफ ट्रूथ क्या होगा? एक सिंपल जेसन की फाइल। ये कुछ भी हो सकता है, जेसन फाइल हो सकती है, आपकी पीडीएफ हो सकती है, आपकी वर्ड फाइल हो सकती है, पावर पॉइंट हो सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का पर्सनल डेटाबेस भी यहाँ पे हो सकता है। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा, सही है। मैंने कहा इसको क्रिएट अ जेसन फाइल इनसाइड, क्रिएट अ जेसन फाइल कंसिस्ट ऑफ लाइब्रेरी बुक्स डेटा, कीप इट टू ओनली टू। मैंने कहा भाई एक जेसन की फाइल बनाओ, सही है, जिसमें क्या करो, लाइब्रेरी की बुक्स का डेटा रखो। मैं इसको 2 की जगह 3 कर देता हूँ। सिंपल, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने कहा भाई एक जेसन की फाइल बनाओ जिसमें लाइब्रेरी की 3 बुक्स मेरे पास लिस्ट हो रही हैं। क्रिएट अ डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर, क्रिएट अ डायरेक्टरी नेम मॉक डाटा, मॉक का मतलब फेक या डमी डाटा आप इसको कह सकते हो, एंड कीप द फाइल इनसाइड। ठीक हो गया जी। मैंने इसको काम पे लगाया अपने क्लाउड कोड को। अब ये क्या करेगा? एक जेसन की फाइल बनाएगा। कहां पे बनाएगा? डाटा के फोल्डर के अंदर। और उसमें क्या होगा? 3 बुक्स का डाटा होगा। क्या होगा? 3 बुक्स का डाटा होगा। अब आप खुद सोचें, अपने जहनों में सोचें कि आप किसी की लाइब्रेरी में क्या कर रहे हैं? आप किसी की लाइब्रेरी में आप जा रहे हैं। वहां पे आप लाइब्रेरी है तो जाहिर सी बात है आप किताबों को पढ़ेंगे। अब वो सोचें कि भाई अगर आप किसी लाइब्रेरी में हैं, उनकी किताबें हैं, तो उसका डाटा आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ रीड कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते कि भाई लाइब्रेरी में लाके और किताबें ऐड कर दी, या लाइब्रेरी में जो एग्जिस्टिंग किताब है उसमें कोई नए पेजेस या नए चैप्टर्स ऐड कर दिए। ठीक है, मैंने कहा इसको यस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सिंपल जो है वो इसने क्या किया, books.json को क्रिएट किया और सिंपल इसने जेसन यहाँ पे 1, 2 और 3 बुक्स इसने यहाँ पे क्या की, मुझे क्रिएट कर दी। मैंने कहा इसको भाई यस। ठीक है, इसने कहा भाई क्रिएटेड। जो भी आपने कहा था, इसने कुछ मुझे एट्रीब्यूट भी बता दिया कि भाई आईडी, यूनिक आइडेंटिफायर, टाइटल, बुक का टाइटल, बुक का ऑथर, ISBN, जेनरा या कैटेगरी आप कह लें, पब्लिश ईयर में किताब कब छपी थी, और अवेलेबल मतलब बुक जो है वो आपकी इशू करने के लिए यूजर को अवेलेबल है या नहीं। सिंपल इसने काम किया। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में आया तो यहां आप देख सकते हैं कि इसने मॉक डाटा नाम की एक डायरेक्टरी बना दी। इसमें books.json भी एग्जिस्ट करती है और यहां पे लाके आप यह देख सकते हैं कि इसने वो 3 बुक जो है वो यहां पे क्रिएट कर दी। सिंपल इज दैट। अब मुझे रिसोर्सेज के थ्रू क्या करना है? मुझे रिसोर्सेज के थ्रू अपनी लाइब्रेरी की बुक्स का डाटा जो है वो यहाँ पे गेट करना है या रीड ओनली करना है। क्या करना है? रीड ओनली। क्यों रीड ओनली करना है? क्योंकि हम एमसीपी रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं और रिसोर्सेज में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली डाटा होता है। हम उस डाटा पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। अब इसको कैसे क्रिएट करेंगे? स्टार्ट कहां से लेंगे? जैसे आपने लिखा था @mcp.tool, इसी तरह भाई आप लिखोगे @mcp.resources, रिसोर्स नॉट रिसोर्सेज।
सही है, क्या लिखेंगे आप? @mcp डॉट रिसोर्स, राउंड ब्रैकेट्स, और अब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स में कुछ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब वो क्या है वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या क्रिएट करोगे? सबसे पहले आप यहां क्या लिखोगे? अपने एंड पॉइंट या रीड ओनली डाटा की स्कीम स्लैश प्रोटोकॉल। क्या लिखोगे? स्कीम स्लैश प्रोटोकॉल। आपको याद है जब आप लोग एपीआई पढ़ रहे थे तो आपने कुछ इसी तरह का काम किया था, और वो क्या किया था? मैं कहता हूं आपसे, जैसे आपने जब क्वार्टर 2 में, आपको याद है आपने बुक्स एपीआई या जेसन प्लेस होल्डर एपीआई पढ़ी थी। मैं यहां पे बुक्स एपीआई उठा लूंगा। अब जब हमने किसी चीज को पहले पढ़ा होता है ना, तो उस चीज को जहन में रख के रिजेम्बलेंस देकर नई चीज को पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये बुक्स एपीआई का डाटा, ये वही एंड पॉइंट है जो आप लोगों ने क्वार्टर 2 में पढ़ा था। बुक्स एपीआई, ये आपकी क्या है? बुक्स एपीआई का पूरा यूआरएल। अगर मैं आपसे पूछूं अभी इस यूआरएल के केस में कि इसमें स्कीम क्या है या प्रोटोकॉल क्या है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? सोच के बताओ। प्रोटोकॉल क्या है मेरा? HTTPS क्या है भाई मेरा? प्रोटोकॉल। HTTPS क्या है मेरा? प्रोटोकॉल। फिर वही एग्जांपल जो हमारे क्लास में डिस्कस कर रहे हैं मोबाइल नंबर की। भाई एपीआई का एंड पॉइंट क्या होता है? एपीआई का एंड पॉइंट क्या होता है? मोबाइल नंबर की तरह होता है। यानी ये किसी सर्वर का एड्रेस है या मोबाइल नंबर है। अगर मुझे सर्वर पे कॉल करनी होगी तो क्या चाहिए? मुझे इसका एड्रेस चाहिए। अगर मुझे किसी सर्वर पे कॉल करनी है तो ये एपीआई का एड्रेस चाहिए। वैसे जैसे अगर आपको मेरे मोबाइल फोन पे कॉल करनी है तो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जरूरी है, चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप सब दिन में 1000 कॉल सबको करते हो, अगर ये HTTPS नहीं होगा तो क्या होगा? मेरा जो है वो सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल होना जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूं मोबाइल फोन की एग्जांपल में ऐसी कौन सी चीज है जो अगर आप मोबाइल नंबर में ना लगाए तो कॉल नहीं लगेगी? क्योंकि वो प्रोटोकॉल है। सवाल सुन लें, आपके सामने ये चीज मौजूद है, ये एंड पॉइंट है या यूआरएल है। यूआरएल क्या होता है? किसी भी, ये मेरे सर्वर का यूआरएल है जो बुक्स एपीआई पे जाकर रिक्वेस्ट करेगा, और ये इसका प्रोटोकॉल है। एपीआई का यूआरएल क्या होता है? जैसे आपका और मेरा मोबाइल नंबर, किसी के सर्वर पे कॉल करनी है तो यूआरएल होना जरूरी है। आपको मेरे मोबाइल पे कॉल करनी है तो मेरा मोबाइल नंबर आपके पास होना जरूरी है। अब मोबाइल फोन की एग्जांपल में अगर ये मेरा मोबाइल नंबर है, ऐसी कौन सी चीज है जो अगर इस मोबाइल नंबर में नहीं होगी तो मेरे फोन पे कॉल नहीं आएगी? 03। अगर आप किसी भी नंबर से 03 या किसी केस में +92 अगर आप हटा दें तो क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रोटोकॉल कहलाएगा। अगर आप उसको हटा देंगे तो कॉल नहीं लगेगी। तो ये 03 या किसी केस में +92 हमारे मोबाइल फोन का क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है, और प्रोटोकॉल को फॉलो करना लाजमी है। तो अगर आप बोले कि भाई इस कॉन्टैक्ट नंबर में क्या प्रोटोकॉल है, तो आप क्या, अगर आपसे कोई पूछे इसमें क्या प्रोटोकॉल है तो आपने क्या कहना है? 03। सिंपल इज दैट। जल्दी से 10 सेकंड के अंदर प्रोटोकॉल अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। नथिंग रॉकेट साइंस।
डेफिनेशन नहीं, बस ये याद रख लो कि ये प्रोटोकॉल है। ये प्रोटोकॉल HTTP का कॉन्सेप्ट है और इसमें जाने की नहीं है। ठीक हो गया जी, ये सिंपल क्या है हमारा प्रोटोकॉल। इसके बाद जो चीज है वो क्या कहलाएगी आपकी, आसान लफ्जों में एड्रेस। क्या कहलाएगी, एड्रेस URL एंड पॉइंट। तो भाई आपने सिंपली यहाँ पे ये कहना है कि ये जो मेरा एड्रेस है वो भाई क्या है, ये चीज है। सिंपल, क्लियर है यहाँ पे सबको। तो ये सिंपल सी चीज जो है वो आपके जैसे HTTP एंड पॉइंट्स में होती है ना, सिंपली जो चीज आपके HTTP एंड पॉइंट्स में होती है वही चीज जो है वो आपके MCP के रिसोर्सेज में भी होगी। जो आपके MCP रिसोर्स का जो URL बनता है ना, वो किस तरह बनता है, आपके स्कीम और एड्रेस का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, आपके स्कीम और एड्रेस का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ये HTTPS मेरा क्या है, प्रोटोकॉल। अच्छा, इसको स्कीम कहें या प्रोटोकॉल कहें, एक ही बात है। HTTPS क्या है, प्रोटोकॉल है या स्कीम है। और इसके बाद जो चीज है वो क्या है, आपका सिंपली एड्रेस है। यानी प्रोटोकॉल के बाद जो आपका एक्चुअल एड्रेस होता है या प्रोटोकॉल के बाद जो आपका एक्चुअल मोबाइल नंबर होता है वो चीज होती है एड्रेस। तो ये दो चीजें मिला के आपके रिसोर्सेज का भी URL बनता है। ठीक है, सबसे पहले अब हम कोडिंग करते हैं। मुझे रिसोर्स लिखनी है। सबसे पहले क्या होगा इसका, प्रोटोकॉल या स्कीम। इस तरह इसका जो है वो, चलिए मैं प्रोटोकॉल लिखूं क्योंकि प्रोटोकॉल अल्फाज से आप सब आते हैं। सबसे पहले क्या आता है, प्रोटोकॉल, और फिर क्या आता है, एड्रेस। प्रोटोकॉल का यहां पे कन्वेंशन होता है, सही है। प्रोटोकॉल का क्या होता है, यहां पे कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन का क्या मतलब है कि भाई बेस्ट प्रैक्टिस यहां पे फॉलो करो। क्या फॉलो करो यहां पे, बेस्ट प्रैक्टिस। अभी आप मुझे बताएं मैं किस चीज को रीड कर रहा हूं यहां पे, डेटा को। किस चीज को, डेटा को। तो मैं इसका जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पे डेटा ऑफकोर्स इन स्ट्रिंग यहाँ पे रखूंगा। अच्छा, ये कन्वेंशन है, ये मैं फिर कह रहा हूं ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप कहें ना कि भाई ये डेटा आपको कहां से मिला, तो भाई आप इस स्कीम को या प्रोटोकॉल को कुछ भी रख सकते हो। क्या कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो इस तरह से। बट ऑफकोर्स इस तरह का काम तो हम करेंगे, हम तो वही करेंगे जैसा कन्वेंशन होता है, सही है। तो यहां पे सपोज करें मैं किस चीज को पढ़ रहा हूं, डेटा को। तो मैंने यहां पे लिख दिया डेटा कॉलम // ऐसा ही था ना, HTTPS :/ ऐसा ही होता है। तो यहां पे भी ये चीज जो है वो ये मैंने क्या लिखा, डेटा :/ और आगे इसका क्या करूंगा मैं, URL बना दूंगा, एड्रेस बना दूंगा, जो मैं लिख दूंगा लाइब्रेरी या बुक्स _डेटा। इस तरह से यहां पर ये सबसे पहली चीज क्या होती है, प्रोटोकॉल। सबसे पहली चीज क्या होती है, प्रोटोकॉल। तो यहां पे मैंने प्रोटोकॉल डिफाइन कर दिया कि भाई ये चीज जो है वो मेरा डाटा है। मैं इस प्रोटोकॉल को इस तरह से भी रख सकता हूं। बट काफी ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, दुनिया उनको डिफाइन कर चुके, यूज कर रही है। तो सबने उसी को बेस्ट प्रैक्टिस बना के उसी को यूज करना शुरू कर दिया। आप इंटरनेट पे जाएंगे, अपने क्लाउड कोड से पूछेंगे, वो आपको लंबी चौड़ी लिस्ट भी जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसको किस तरह क्रिएट करोगे, तो बस आपने क्या करना है, ये सोच के इसको क्रिएट करना है कि भाई कौन सी ऐसी चीज है जो इसका नाम सही से एक्सप्लेन करेगी। वरना आपको क्लाउड कोड का टाइम है, ये चीज आपको क्लाउड कोड भी करके दे देगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डाटा। इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस भी यहाँ पे जो है वो कुछ भी हो सकता है। मेक श्योर करेंगे भाई ये चीज जो है वो सिंपल पढ़ते ही समझ आ जाए, क्योंकि ये चीज जो है वो फिर बाद में आगे जाके आपके क्लाइंट को भी प्रोवाइड करनी है। जो आप क्लाइंट वगैरह बनाएंगे ना, वो भी आप इसको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सिंपल इज दैट।
तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया, एक प्रोटोकॉल और एड्रेस क्रिएट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए, ये तमाम बुक्स चाहिए जो मैंने कहाँ पे, यहाँ अपने जेसन में रखी हुई है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे वो सारी की सारी बुक्स चाहिए जो मैंने यहाँ जेसन में अपनी रखी हुई है। कोई बता सकते हैं पाइथन में जेसन डेटा मंगवाने का क्या तरीका है? पाइथन में जेसन का डाटा लोड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक पैकेज इंपोर्ट करते हो जिसका नाम इटसेल्फ है जेसन। इंपोर्ट जेसन, क्या किया मैंने यहाँ पे, सिंपल इंपोर्ट जेसन। इसको इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, ये ऑलरेडी पाइथन में बिल्ट इन होता है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, डाटा को इंपोर्ट करना है। क्या करना है, डाटा को इंपोर्ट करना है। कहाँ से इंपोर्ट करना है, इस बुक्स डॉट जेसन की फाइल से। तो उसको मैं किस तरह करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा विथ, क्या नाम था ऑपरेशन का, विथ ओपन। आपने फाइल सिस्टम पढ़ा है पाइथन में। फाइल सिस्टम क्या होता है, जब भी आप ओपन करते हो ना, आप यहाँ पे क्या करते हो, एक फाइल का जो है वो यहाँ पे रेफरेंस देते हो। क्या करते हो, यहाँ पे रेफरेंस देते हो विथ ओपन। और यहाँ पे अब मैं यूआरएल प्रोवाइड करूंगा किसका, अपनी जेसन फाइल का। क्या प्रोवाइड करूंगा, यूआरएल या डेस्टिनेशन पाथ। और ये बुक्स डॉट जेसन कहां पर है, मेरे मॉक डेटा नाम की डायरेक्टरी है, उसमें एक फाइल है बुक्स डॉट जेसन। तो मैं यहां लिखूंगा विद ओपन, ऑफ कोर्स इन स्ट्रिंग, सॉरी मॉक अंडरस्कोर डेटा स्लैश बुक्स डॉट जेसन एज आर। एज आर का क्या मतलब है, रीड करने के लिए जो है वो मैं इसको यूज करूंगा। और यहां पे मैं सिंपली लिखूंगा रिटर्न बुक्स अंडरस्कोर, सॉरी आर। क्या हो गया भाई, कुछ कर दिया मैंने, चीजें हो गई। ओ हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिटर्न करवाऊंगा। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसका क्या नाम है, बुक्स डेटा इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे सुनिए पाइथन में क्या होगा। अब एक हमने रिसोर्सेज को यूज कर लिया, देख लिया, पढ़ लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो जेसन से जिस तरह डाटा मंगवाते ना पाइथन में, इसका एक स्पेशल वे होता है। और वो क्या वे होता है, मैंने यहाँ पे जेसन को इंपोर्ट किया। किसको इंपोर्ट किया, जेसन को। अब मैं यहां लिखूंगा जेसन डॉट लोड। क्या लिखूंगा, जेसन डॉट लोड। और यहां पे मैं लिखूंगा एफ, सॉरी आर। ये आर क्या है, ये वही वेरिएबल है जो मैंने ऊपर वाली लाइन में क्रिएट किया था। अब आप पूछ सकते हैं कि भाई जेसन डॉट लोड क्या होता है। भाई जेसन का आपको मतलब तो समझ में आ गया कि इस जेसन की बात हो रही है, इस जेसन फॉर्मेट की बात हो रही है, सही है। अब जेसन डॉट लोड क्या होता है, मैं अपनी जेसन फाइल का डाटा या जेसन की शक्ल का डाटा, गौर से सुनिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, अपनी जेसन फाइल, ऑफकोर्स जेसन फाइल है तो इसमें किस शक्ल का डाटा होगा, जेसन की शक्ल का डाटा होगा। अगर मेरी डॉट पी वाई की फाइल है तो उसमें किस शक्ल का डाटा होगा, पाइथन की। डॉट टी एस की फाइल है तो उसमें किस शक्ल का डाटा होगा, टाइप स्क्रिप्ट का, सही है। अगर मुझे अपनी जेसन की शक्ल का डाटा पाइथन की शक्ल में इंपोर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट लोड का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट लोड का फंक्शन। भाई लोड का क्या मतलब है कि इस डाटा को मेरी इस फाइल में लोड कर। नंबर वन, बिहाइंड द सीन्स ये क्या करता है, बिहाइंड द सीन्स ये क्या करता है, सोचे जरा। जो आपने यूआरएल दिया उसमें जाके ये इस फाइल को ओपन करेगा और इसको रीड करके जो है वो मेरे पास ले आएगा। तो सिंपल इज दैट। यहाँ पे मुझे एक एडिशनल काम, जब जेसन यूज करनी होती तो ये इंपोर्ट, ये काम जो है मुझे 2 लाइन का करना पड़ता है कि मुझे जेसन डॉट लोड को यहाँ पे यूज करना पड़ता है। अब मैं आ जाऊँ अपनी रिसोर्सेज में, सही है। क्या करता हूँ मैं, अब अपनी रिसोर्सेज में आता हूँ और रिसोर्सेज में मैं क्या करूँगा, सिंपली रिटर्न करवा दूंगा जेसन डॉट डम और ऊपर जो मेरे वेरिएबल का नाम है बुक्स डाटा।
ठीक हो गया जी? डायरेक्ट रिटर्न नहीं करने दे रहा, वो फंक्शन तो बनाएंगे ना। डेफ गेट ऑल बुक्स। अब ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूं, इसको मैं यहां पे लूं, ठीक है। सिंपल। इससे पहले मैं क्या करता हूं, इस चीज को भी मैं यहां पे कॉपी करता हूं और मैं यहां पे इसको लिख दे। सही है। पहले तो आप लोग एक काम करें, इस 2 लाइन को 20 सेकंड में समझें कि ये 2 लाइन्स क्या कह रही है, फिर हम आगे चलते हैं रिसोर्सेज के एंड पॉइंट में। अच्छा जी, क्या समझ आए 2 लाइन से कि मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले जिस फाइल के अंदर मेरा जेसन का डाटा है उसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर उस फाइल को मैं ओपन कर रहा हूं। जिस जेसन की फाइल में मेरा डाटा है उसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ओपन कर रहा हूं। किस फॉर्म में? रीड करने के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? रीड करने के फॉर्म में। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया बुक्स डाटा, और यहाँ पे मैंने क्या किया, जेसन डॉट लोड, और मैंने कहा कि भाई जो डाटा रीड कर रहे हो उसको यहाँ पे लोड कर दो। इस लोड का दूसरे लफ्जों में, आसान लफ्जों में पता है या टेक्निकल में क्या मतलब है, लोड का फंक्शन क्या करता है, ये आपके जेसन फॉर्मेट डाटा को पाइथन की डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? पाइथन की डिक्शनरी में। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि डॉट जेसन की फाइल में किस शक्ल का डाटा होता है? जेसन का। टाइप डॉट टीएस की फाइल में किस शक्ल का डाटा होगा? डॉट टाइप स्क्रिप्ट का। इसी तरह जेसन को मैंने यहाँ पे किस फाइल में इंपोर्ट किया? डॉट पीवाई में। किस में इंपोर्ट किया? डॉट पीवाई में। अब जब मैंने डॉट पीवाई में किया तो हम डायरेक्ट जेसन पे तो काम करते नहीं है। पाइथन की फाइल में जब जेसन आ रही है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जेसन डॉट लोड करेंगे। क्या करेंगे? जेसन डॉट लोड। जेसन डॉट लोड क्या करता है? हमारे जेसन को पाइथन की डिक्शनरी में कन्वर्ट करने का। अब यहां पे क्या हो रहा है? एमसीपी रिसोर्सेज, जो कि क्या है भाई? रीड ओनली डाटा को हम यहाँ पे पढ़ने लगे। मैंने कहा गेट ऑल बुक्स, और यहाँ पे मैंने क्या रिटर्न कराया? जेसन डॉट डम्प बुक्स डाटा। ये बुक्स डाटा का वेरिएबल कहाँ से आया? जो आपने यहाँ पे ये वेरिएबल फाइल को ओपन करते हुए बनाया था, ये डाटा यहाँ पे यहीं से आ गया। अब जेसन डॉट डम्प्स का क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? जेसन डॉट लोड का क्या मतलब है कि भाई ये जेसन को लोड करेगा किस फॉर्म में? पाइथन की डिक्शनरी की फॉर्म में। किस फॉर्म में? पाइथन की डिक्शनरी की फॉर्म में।
डम का मतलब क्या होता है, ये दोबारा आपकी पाइथन की डिक्शनरी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, जेसन में। किसमें कन्वर्ट कर देगा, जेसन में। सिंपल इज दैट। तो ये होता है आपका रिसोर्सेस। जरा इस कोड को देखें और अपने बराबर वालों से डिस्कस करें। क्योंकि जब आप क्लाइंट पे डाटा भेजते हो तो जेसन इन जेसन आउट होता है। जेसन डॉट डंप आपकी जेसन पाइथन की डिक्शनरी को दोबारा जेसन में कन्वर्ट कर देगा। कहाँ जाए बंदा, हम उसको तो निकल जाएंगे। मैं इसको बाहर निकाल। अच्छा जी, छोड़े उस चीज को। नहीं छोड़े उसे। आप लेने आई वो भी। भाई इसका कोई इलाज नहीं, पीछे हम कोई चीजें खोल नहीं सकते, पौधा कर्टन वगैरह जो भी है। फिर आ रही है आपके पास से। चले जल्दी से यहाँ लेंगे, दोबारा आ जाएंगे। अब जो हमने इतनी सारी चीजें की, जल्दी से सुना हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने क्या क्रिएट किया, एक अदर जेसन की फाइल क्रिएटेड मॉक डाटा फॉर बुक्स। अब देखिए हमने यहाँ क्या किया, सारी नजरें स्क्रीन पे, कोई जो है वो लेफ्ट राइट आगे पीछे नहीं देखेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, मॉक डाटा क्रिएट किया, किस चीज का, जेसन का। और उसमें हमने क्या स्टोर करवाया, जेसन का बुक्स का डाटा। किस फॉर्म में, ऑफ कोर्स जेसन की फॉर्म में। नंबर 1। नंबर 2 हमने क्या किया, लोडेड जेसन इनटू डॉट पीवाई फाइल। क्यों, क्योंकि जो जेसन की शक्ल का डाटा था हमने उसको किस शक्ल पे कन्वर्ट किया, पाइथन की शक्ल में। पाइथन की शक्ल से क्या मुराद है, हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, डिक्शनरी में। सही है। तीसरी चीज, अब हमने क्या किया, हमने अब जो है वो अपना रिसोर्स बनाया। क्या बनाया हमने, अपना रिसोर्स बनाया। क्रिएटेड रीड ओनली रिसोर्स। क्या बनाया, रीड ओनली रिसोर्स। रीड ओनली क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि रिसोर्सेज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रीड ओनली होता है। ठीक हो गया जी। फिर हमने क्या किया, हमने सब फिर पढ़ा कि भाई एमसीपी डॉट रिसोर्स। क्या पढ़ा हमने, एमसीपी डॉट रिसोर्स। अब वो हमने कैसे पढ़ा, हमने ये देखा कि भाई सबसे पहले आप अपना प्रोटोकॉल डिफाइन करते हो और फिर उसका एड्रेस डिफाइन करते हो। क्या डिफाइन करते हो, एड्रेस डिफाइन करते हो। फिर हमने क्या किया, जो जेसन डॉट लोड्स, यानी हमने पाइथन की शक्ल का डाटा, सॉरी जेसन की शक्ल का डाटा पाइथन में कन्वर्ट किया था। जो हमने जेसन की शक्ल का डाटा पाइथन में कन्वर्ट किया था, अब हम उसको आखिरी में रिसोर्स के अंदर क्या कर रहे हैं, जेसन डॉट कन्वर्टिंग पाइथन डिक्शनरी टू जेसन अगेन थ्रू जेसन डॉट डम्प। सिंपल है इसका। तो ये 5 चीजें हमने एक रिसोर्स को बनाने के लिए की। तो जल्दी से ये 5 पॉइंट्स अपने बराबर वाले से डिस्कस करें।
क्या नाम है इस चीज का? रीड रिसोर्स। क्या नाम है इस चीज का? रीड रिसोर्स। अब आप देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है, सॉरी, ये देखिए ये मेरी client.py की फाइल है। हमने ऐसा ही काम मिलता जुलता लास्ट टाइम क्लाइंट में किया था, सही है। जब हमें टूल को कॉल करना हो तो हम क्या कर रहे थे? टूल स्लैश कॉल, या उनको लिस्ट करना, उसकी लिस्ट निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ा था? टूल स्लैश लिस्ट। इसी तरह अगर हमें क्लाइंट को अपने क्लाइंट से अगर हमें रिसोर्स को रीड करना हो, रिसोर्स को क्या करना हो? रीड करना हो, तो हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? क्लाइंट डॉट रीड रिसोर्स। कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? क्लाइंट डॉट रीड रिसोर्स। इसके बाद आप देखिए मैंने क्या लिखा है? डाटा कॉलन स्लैश स्लैश बुक्स। क्या लिखा है? डाटा कॉलन स्लैश स्लैश बुक्स। ये मैंने क्यों लिखा और कहां से लिखा? ये अपनी मर्जी से लिख दिया। सोचे ये जो मैंने डाटा कॉलन स्लैश स्लैश बुक्स लिखा है, ये मैंने कहां से लिखा या मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया? इसके पीछे कोई लॉजिक है या मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया? इसके पीछे एक लॉजिक है, और वो लॉजिक क्या है कि यहाँ पे मैंने सेम वही एड्रेस लिखा है जो मैंने अभी अपने यहाँ पे डेकोरेटर के पैरामीटर में इस तरह से लिखा था। डाटा कॉलन स्लैश स्लैश बुक्स अंडरस्कोर डाटा। यहाँ पे अगर मैं डाटा एडिशनल है तो मैं इसको अगर हटा दूंगा तो आपके सर्वर का ये एड्रेस, ये मेरी कौन सी फाइल है? सर्वर डॉट पी वाई। कौन सी फाइल है ये मेरी? सर्वर डॉट पी वाई। और ये मेरी कौन सी फाइल है? कौन सी फाइल है ये मेरी? क्लाइंट डॉट पी वाई। तो मेरे सर्वर में जो एड्रेस है वही एड्रेस मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, सही है। अब आप मेरा आपसे एक सवाल है, मैंने क्या किया? बुक्स का डाटा पढ़ लिया, क्योंकि लाइब्रेरी में जो बुक्स होती है वो सिर्फ चीजें मैं क्या कर सकता हूँ? रीड कर सकता हूँ, नंबर 1। अब आप जितने चाहे, रेस्टोरेंट का मेन्यू है, मैं यहाँ पे मेन्यू पे एक जेसन की फाइल बनाऊं, मेन्यू को इंपोर्ट करूं और यहाँ पे एक और फंक्शन जो है वो मैं बना लेता हूँ। और सपोज करें लाइब्रेरी के कुछ रूल्स होते हैं, क्या वो लाइब्रेरी के रूल्स मैं चेंज कर सकता हूँ या मेरे लिए सिर्फ रीड ओनली होते हैं? वो चीजें क्या होती है? मेरे लिए सिर्फ रीड ओनली होती है। अब एक सवाल मेरा आपसे, अभी तक हमने क्या देखा? रिसोर्सेज रीड ओनली होता है, और उसकी एग्जांपल भी देखी। और जो हमने सबसे पहले क्लास के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि भाई रिसोर्सेज और टूल में क्या डिफरेंस है। जैया बेसिक चीजें आप लोगों को आती है, क्लाइंट से सर्वर पे किस तरह चीजें जा रही है, चल रही हैं, टर्मिनल में रिजल्ट देखना आप लोगों को आता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस आप लोगों के लिए नहीं है। आप इस रिपोजिटरी को क्लोन करें, इस कोड को चलाएं, ये एज इट इज जो है वो आपको सर्वर पे लाके चल जाएगा। हमने लास्ट क्लास में देखा था किस तरह पहले सर्वर चलता है और किस तरह फिर जो है वो बाद में क्लाइंट चलता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जो भी इतनी डिस्कशन हमने की, थ्योरी पढ़ी, हमने क्या चीज देखी? रिसोर्सेज रीड ओनली डाटा। और रीड ओनली डाटा की हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी, लाइब्रेरी की बुक्स, लाइब्रेरी के रूल्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या होती है? रीड ओनली डाटा होता है। लेकिन क्या लाइब्रेरी में सिर्फ रीड ओनली एक्शंस ही होते हैं? लाइब्रेरी में क्या सिर्फ रीड ओनली काम ही होता है? अब सपोज करें अगर मुझे किसी लाइब्रेरी से बुक इशू करनी है, क्या करना है? बुक इशू का क्या मतलब है? लाइब्रेरी में जो किताब रखी हुई है उसको अपने घर पे ले जाके पढ़ना है। क्या करना है? घर ले जाके उस किताब को मुझे पढ़ना है। अब इस सूरत में मैं क्या करूंगा? सोचें। एग्जैक्टली। और बताएं, सोचें। सारा कॉन्सेप्ट, सारा गेम, इतनी पढ़ाई के बाद अब सिर्फ और सिर्फ ये कि आपका दिमाग कितना चल रहा है। कोड तो क्लाउड कोड लिखा है, आपको रेपोजिटरी भी मिल रही है, दिमाग कितना चल रहा है अब ये मैटर करता है। भाई लाइब्रेरी की बुक्स पढ़नी है, पॉलिसी पढ़नी है, रेस्टोरेंट का मेन्यू पढ़ना है, अपनी कंपनी में जिसमें मैं काम करता हूँ उसकी पॉलिसीज पढ़नी है, मुझे कोई अग्रीमेंट पढ़ना है, तो इस चीज के लिए क्या होगा? रिसोर्स यूज होगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्स सिर्फ
रीड ओनली होते हैं। लेकिन भाई सपोज करें अगर मुझे किसी लाइब्रेरी से बुक इशू करनी है, क्या करनी है? बुक इशू करनी है। इशू का क्या मतलब है? घर ले जाके पढ़नी है। अब ये रीड ओनली तो है नहीं भाई। इशू का जो प्रोसेस है, जो एक्शन है, सही है, इशू का जो प्रोसेस है, जो एक्शन है, भाई अभी आप ये डाटा मेरी स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, आपके लिए क्या है? रीड ओनली है या रिसोर्स है? आप कहते हैं नहीं भाई मैं इस गिटहब रेपोजिटरी में चेंज करना चाहता हूं। भाई आपके लिए मेरी गिटहब रेपोजिटरी क्या है? रीड ओनली है। आपको मेरी इस गिटहब रेपोजिटरी में चेंजेस करने या मॉडिफिकेशन करनी है या एक्शन परफॉर्म करना है, तो रिसोर्सेज से तो ये चीज हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं? रीड ओनली होते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो एक्शन परफॉर्म करने के लिए मुझे अलाउ करेगी? सोचें। वो चीज होगी मेरी एमसीपी टूल। कौन सी चीज होगी? एमसीपी टूल। तो अगर आपसे कोई सवाल करे या आपके जहन में अगर कंफ्यूजन है, या कंफ्यूजन नहीं है तो बस एक एडिशनल सवाल है कि भाई अब अगर मुझे मिलती जुलती चीजें एक साथ करनी है या एक जगह पे एक चीज से रिलेटेड अलग अलग चीजें करनी है, तो भाई बुक्स को रीड करना, किसी भी कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ना। हम कंपनी की एग्जांपल लेते हैं। आप कंपनी की कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर सकते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को रीड कर सकते हो। लेकिन सपोज करें अगर आप कोई एचआर सिस्टम में आपको अगर अपने एम्प्लॉयज की सैलरी रिलीज करनी है, अब किसी की सैलरी पता होना और एक्चुअल में नए मंथ की शुरू की डेट्स में उसको सैलरी रिलीज करना, ये क्या है? दो अलग अलग चीजें। क्या है ये? दो अलग अलग चीजें। भाई आपको XYZ की सैलरी पता करनी थी, आपने रिसोर्सेज के जरिए करनी। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज रीड ओनली है। अब अगर आपको सैलरी ट्रांसफर करनी है तो ट्रांसफर करना क्या है भाई? एक एक्शन है। क्या है? एक एक्शन है। इसके लिए क्या चीज यूज होगी? @MCP टूल। क्या यूज होगी? @MCP टूल। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में देखा कि भाई MCP टूल्स में और रिसोर्सेज में किस चीज की बात हो रही है? डेटा की। किस चीज की बात हो रही है? डेटा की। कॉन्सेप्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस शुरू में अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको जहन में बैठ जाएगा। MCP टूल, MCP रिसोर्स, दोनों में बात किस चीज की है? डेटा की। लेकिन क्या ऐसा डिफरेंस है जो दोनों को अलग अलग बनाते हैं? MCP टूल में आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। क्या कर सकते हो? MCP टूल में आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। रिसोर्सेज में आप सिर्फ जो है वो रीड ओनली डाटा रख सकते हो। अगर अभी ये 3 बुक्स हैं, अगर मुझे इस 3 को 2 बनाना है, इन 3 को 30 बनाना है, 300 बनाना है, या किसी का नाम चेंज करना है, तो ये चीज रिसोर्सेज के थ्रू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिसोर्सेज सिर्फ रीड ओनली होते हैं। अगर मुझे इस तरह का कोई भी काम करना है, बुक का नाम चेंज करना है, बुक्स की क्वांटिटी बढ़ानी है, अपने रीडर को बुक इशू करनी है, या नया स्टॉक लाना है, तो ये सारी चीजें क्या है? एक्शन है। मैं अपने डाटा में चेंजेस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? अपने डाटा में चेंजेस कर रहा हूं। तो कभी भी डाटा में कुछ भी चेंज करना होता है तो उसके लिए क्या चीज यूज होती है? MCP टूल। बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल है, अभी कितनी सारी तो हमने भी डिस्कस करी। अब गाड़ी के शोरूम में गए, गाड़ी की डिटेल्स ली कि भाई इसका ये इंजन है, इसकी ये प्राइस है। ये क्या है? आपके लिए रिसोर्स है। क्या है? ये आपके लिए रिसोर्स है। लेकिन दर हकीकत में उस गाड़ी को खरीदना, ये क्या है? एक एक्शन है। तो एक्शन किससे होगा? @MCP टूल से। मैंने आपको सर्वर बना के दिखा दिया, क्लाइंट ऑलरेडी है, सारा कोड जो है वो आपके पास क्लास 21 में है। एक और चीज, एक तो सिंपल ये क्लाइंट है जो फास्ट MCP से आ रहा है, एक और क्लाइंट है जो एजेंट्स SDK से भी मैंने बना दिया कि आप एजेंट्स SDK को बस ये देखें, agents_client, जो हमने ओपन एजेंट्स SDK की लाइब्रेरी पढ़ी थी ना, यहाँ पे ये क्लाइंट मैंने ऑलरेडी बना दिया। तो देखिए यहाँ पे भी यही सब हो रहा है।
यहाँ पे भी आपने इसी तरह का एंड पॉइंट डिफाइन किया है फ्रॉम एजेंट्स, एजेंट और रनर। ये सेम काम आपने Q3 में भी इन 2 क्लासेस को बहुत इंपोर्ट किया था, सही है। फिर आपने यहाँ पे एजेंट बनाया, आपने, और बस यहाँ पे सिंपली क्या लेते हैं, एमसीपी सर्वर्स सर्वर। ये सर्वर की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से, ये तो सर्वर का वेरिएबल है, यहाँ से आ रही है, ठीक हो गया। और आखिरी में देखे आपने रनर डॉट रन भी पढ़ा है, अगर आपको पता है रनर डॉट रन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपना स्टार्टिंग एजेंट लिखा और फिर उसको बता दिया कि भाई मुझे बुक इशू करनी है। तो अगर आप क्लास 21 की डायरेक्टरी में जाके देखें तो आपको सारे रिसोर्सेज, सारे टूल्स आपको मिलेंगे एमसीपी सर्वर की हद तक। फिर आप जब क्लाइंट में आएंगे तो एक क्लाइंट भी यहाँ पे 2 तरह है, एक सिंपल क्लाइंट, कौन सा क्लाइंट, सिंपल क्लाइंट जो फास्ट एमसीपी से आ, जिसमें आपने क्लाइंट डॉट रीड रिसोर्स किया, सही है। और एक चीज क्या आ रही है आपके पास, एजेंट्स एसडीके का क्लाइंट, जो कि हमारा आगे जाके फोकस रहेगा। तो ये पूरा का पूरा काम इस क्लास 21 की रेपोजिटरी में हुआ। तो ये आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।